Dear students, today we will discuss about forfeiture of shares. This is very important concept in corporate accounting for your examination point of view and for your learning point of view. So please focus on my word and slide so that you can easily get everything what I'm saying here. Let's start. First, its meaning, and that is forfeiture of share means termination of membership as a penalty for non-payment of any called money by the company. मीन्स आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कंपनी किसी शेयर्स पे कॉल करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर होल्डर उस कॉल का पेमेंट ना करे, तो कंपनी के बार बार कहने के बावजूद अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो एज अ फाइनल एक्शन कंपनी उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर देती है और उसके नाम जितने भी शेयर अलॉट होते हैं उस शेयर होल्डर का नाम कट कर देती है। तो उसी प्रोसेस को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। इट इज़ द फाइनल एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। यस, ये सबसे लास्ट में इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके बाद उसका नाम रजिस्टर से कट कर दिया जाता है और वो किसी अदर बंदे को रीइशू करने के लिए रख लिया जाता है और इस पर जो पहले अमाउंट रिसीव होता है वो भी फॉरफिट कर लिया जाता है। तो ये फाइनल एक्शन है जो कि फर्स्ट स्टेप पे हम नहीं यूज़ करते, सबसे लास्ट स्टेज पे कंपनी यूज़ करती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ फोकस ऑन प्रोसीडर्स। जब हम किसी भी शेयर को फॉरफिट करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि जब हमारे मन करे तभी हम अपने तरीके से फॉरफिट करते हैं, नहीं, कंपनी को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। द फर्स्ट प्रोविजन इन दैट प्रोसीजर इज़ 14 days notice must be sent to defaulting shareholder to pay the due amount along with the interest. अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट नहीं पे कर रहा है तो हम उसे 14 डेज़ का एक नोटिस देंगे कि इस 14 डेज़ में आप पे जितना भी ड्यू अमाउंट है विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए, अदरवाइज हम आपकी शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है। नाउ द सेकंड प्रोविजन दैट इज आफ्टर दिस नोटिस, if defaulting shareholder does not pay unpaid amount, his shares may be forfeited. Yes, अगर इसके बावजूद लास्ट अल्टीमेट देने के बावजूद वो नहीं पे करता है तब एज अ फाइनल एक्शन उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। आइए हम इसकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट अकाउंटिंग कंडीशंस हमें फॉलो करने होंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो प्लीज़ फोकस। द फर्स्ट कंडीशन दैट इज फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। मतलब ऐसे शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हो जो कि स्टार्टिंग में एट पार पे इशू हुआ था। तो जब हम ऐसे शेयर को फॉरफिट करते हैं तो एंट्री हमारे सामने आती है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किस अमाउंट से? नंबर ऑफ फॉरफिटेड, जितने हम नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को इनटू कर देते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से, यानी अब तक उस शेयर्स पे जितना हमने अमाउंट कॉल्ड करा है उस वैल्यू से। जस्ट सपोज कि हमने 10 रुपये में से सिर्फ अभी 8 रुपये कॉल किए हैं तो यहाँ 8 रुपये से इनटू होगा। ओके। नाउ टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, मतलब यहाँ पे वो सारे अकाउंट आएंगे जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करा है। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, अगर उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट आएगा। तो जितने भी अनपेड कॉल्स हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। किस अमाउंट से आएंगे? अमाउंट अनपेड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितने अमाउंट वो अनपेड रह गया है जिस शेयर पे। ओके। नाउ टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अब इस अकाउंट में हम उस सारे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं उस पर हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। आइए इस कंसेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा नोट आप याद रखें। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट एंड शुड बी शोन एज अ सेपरेट आइटम अंडर द सब हेडिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट टिल सच डेट दैट शेयर्स आर रीइशूड। जब तक शेयर्स रीइशू नहीं हो जाते फॉरफिटेड शेयर, तब तक फॉरफिटेड अकाउंट को लायबिलिटी साइड में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में शो करते हैं। नाउ अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। इलस्ट्रेशन दैट इज मिस्टर ए शेयर होल्डर हु होल्ड्स 20 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. He paid ₹2 on application, ₹3 on allotment,
but could not pay the first call ₹3 and the final call ₹2 per share, and his shares were forfeited by the company by the director past journal entry। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे तो मैंने ऊपर बताया था नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स दैट इज़ 200 और इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है बेटे 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, और उस 10 रुपये में 2 रुपये एप्लीकेशन पे कॉल किया गया, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 और 2 रुपीज़ कॉल किए गए हैं बट पे नहीं हुआ, मतलब टोटल 10 रुपीज़ कॉल कर दिए गए हैं, दैट्स वाई इंटू 10 आ गया यहाँ पे। दैट्स अ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देखिए यहाँ पे अनपेड कॉल में पहला अनपेड है फर्स्ट कॉल, तो 2 मैंने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अनपेड लिख दिया यहाँ पे। 200 इंटू शेयर्स, 200 शेयर्स पे इंटू 3 600, एंड टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये भी अनपेड था तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। 200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 400 रुपीज़, एंड बाकी अमाउंट 5 रुपीज़ थे बच्चे वो तो अनपेड रह गए, अब बाकी 5 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव था, तो जो रिसीव था उसको मैंने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, दैट्स वाई 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 इंटू 5। आई होप ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। नाउ कंसिडर ऑन द सेकेंड कंसेप्ट दैट इज़ फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर हम कोई भी शेयर्स जिसे हम फॉरफिट कर रहे हैं वो पहली दफ़ा प्रीमियम पे इशू हुआ है तो उसमें 2 कंडीशंस आती है। So I divide here 2 conditions, that is premium on forfeited shares has been received, अगर रिसीव हो चुका है, and the second condition premium on forfeited shares has not been received। दोनों में अलग अलग कंडीशन हैं, अलग अलग जनरल एंट्री पास होगी। फर्स्ट में सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रीमियम वंस कलेक्टेड कैन नॉट बी कैंसल लेटर ऑन। अगर आपको यानी कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो चुका है फॉरफिटेड शेयर्स पे, तो वो फॉरफिटेड अमाउंट की उल्टी एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि फॉरफिटेड अमाउंट एक बार रिसीव हो जाता है तो यूज़ कर लिया गया कंपनी के द्वारा, ऐसा एग्जम्पशन लिया जाता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू से, टू अनपेड कॉल एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स, जो भी मैंने पहले बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डेबिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स हैज़ नॉट बीन रिसीव। उस कंडीशन में हमें याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी कैंसल्ड बाय द डेबिटिंग इट विद द अनरिकवर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जो हमें रिसीव ही नहीं हुआ तो उसकी एंट्री तो हमने पास कर रखी है ना, तो उस पास एंट्री को कैंसिल करने के लिए इसकी उल्टी एंट्री यहाँ पे पास होएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इशू हुआ होगा तो हमने क्रेडिट किया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, अब यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया। नाउ टू अनकॉल्ड अकाउंट, अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो आई होप दोनों ही कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। दोनों में ही आपको याद रखना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज अ कैपिटल प्रॉफिट and should be shown as a separate item under the subheading subscribed capital on the liability side, and till such date that shares are reissued। जब तक वो reissue नहीं होता तब तक हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट को लाइबिलिटी साइड में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दिखाते हैं, इतना याद रखना है आपको। अब आइए इन दोनों ही कंडीशन का एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा लेंथी वीडियो बन रहा है बट कंसेप्ट एक साथ ही कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए मुझे एक साथ ही बनाना पड़ रहा है। द फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है तब उस कंडीशन का एक एग्जांपल है, दैट इज़ मिस्टर ए शेयर होल्डर हु होल्ड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, he paid ₹2 on application, ₹5 on allotment, including premium of ₹2 per share, but could not pay the first call ₹3 and the final call ₹2 per share, and his share were forfeited by the directors past journal entry। बड़े क्वेश्चन को पढ़ने से साफ साफ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉल को पे नहीं किया गया है शेयर होल्डर के थ्रू, बट एप्लीकेशन मनी पे कर दिया गया है और अलॉटमेंट मनी जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था पे कर दिया गया है।
मतलब यहाँ कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे जो एंट्री पास होगी दैट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल 200 शेयर्स पे 10 रुपये की कॉल की जा चुकी है, दैट्स वाई इंटू 10 2000 रुपीज़। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट बिकॉज फर्स्ट कॉल अनपेड था, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 600, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 400, एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 200 शेयर्स पे 5 रुपये मिल चुके हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन के मिल चुके हैं और 3 रुपये अलॉटमेंट के मिल चुके हैं, यानी 5 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो सारे जो ऑलरेडी मिल चुके हैं वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इंटू 200 इंटू 5 दैट्स 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री पास हो गई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड कंडीशन इलस्ट्रेशन देखते हैं। मिस्टर ए, अ शेयर होल्डर हु होल्ड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, he paid ₹2 on application but could not pay ₹3 on allotment including premium of ₹2 per share, and could not pay the first call ₹3 and the final call ₹2 per share, and his share were forfeited by the directors past journal entry। इस इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हो बेटे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और अलॉटमेंट ये तीनों ही पे नहीं किया गया है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही देना था शेयर होल्डर को। तो जब अलॉटमेंट पे ही नहीं किया गया है तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे प्रीमियम की उल्टी एंट्री पास करेंगे और एंट्री हमारी होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट 200 शेयर्स पे 10 रुपये कॉल किए जा चुके हैं इंटू 10 2000, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 200 शेयर्स पे 2 रुपये की सिक्योरिटी प्रीमियम थी, 400 से ये डेबिट हो जाएगा जो पहले क्रेडिट हुआ था इशू टाइम पे, अब क्लोज हो गया है वो। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अनपेड था इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई 200 इंटू 5 1000 से, एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 600 से डेबिट कर दे और क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये भी अनपेड था, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 से कैसे आया 200 इंटू 2, एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव है तो सिर्फ 200 इंटू 2 यानी 400 को ही हम फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। नाउ आपको याद रखना है यहाँ पर बच्चे, दैट इज़ बैलेंस शीट में हम शेयर फॉर फ्यूचर को कहाँ और कैसे शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, उस बैलेंस शीट की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना पूरा प्रेजेंटेशन देना होता है। सबसे पहले हम नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे हैं वो लिखते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ठीक है। 4 कॉलम होते हैं, देयर इज़ 4 कॉलम इन बैलेंस शीट इन न्यू पैटर्न। द फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम फॉर नंबर नोट, एंड थर्ड कॉलम फॉर फिगर्स फॉर द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, एंड द फोर्थ फिगर फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर पीरियड। अब सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लेते हैं। इस इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहली मेन हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके अंदर 3 सब मेन हेडिंग होती हैं, दैट इज़ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। एंड इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सेकंड मेन हेडिंग होती है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप सब जानते होंगे इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस शीट वाला जब चैप्टर समझाऊंगा तो डेफिनेटली पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ फिर सिर्फ मैं फॉर फ्यूचर की प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। नाउ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में थर्ड मेन हेडिंग होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की, और फोर्थ हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज़ की। इसके बाद हम इसे टोटल पूरा कर लेते हैं। आपको मालूम है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल इस तरीके से निकाल लिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो साइड शुरू होता है, पार्ट शुरू होता है, दैट इज़ एसेट्स का। इसमें 2 मेन हेडिंग्स होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स की। इन दोनों को भी हम टोटल कर लेते हैं। तो इसके बाद आप देखते हो कि तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल दोनों इक्वल होता है। इस तरीके से बैलेंस शीट बनता है। अब यहाँ पे देखना यह है कि फॉरफीचर शेयर्स कहाँ पे शो होगा। तो फॉरफीचर शेयर्स आप देखिए, पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो पहली मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें पहला जो सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, वहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा जाता है और उसका अमाउंट शो होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच डियर।
समझने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। अगर फिर भी कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बताएं, कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि अगले वीडियो में और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी उस प्रॉब्लम को मैं रिमूव कर सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच डियर।